वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन करिए सेल को, और सेल हमारी एग्रीमेंट टू सेल से कैसे डिस्टिंग्विश है, कैसे डिफर है, या सीधा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या है? नॉर्मली हमने सुना होगा, तो जनरली हम जानते नहीं है सेल क्या होता है। बायर क्या करता है? गुड्स बाय करता है, और सेलर क्या करता है? गुड्स कमोडिटी या गुड्स को या कमोडिटी को सेल कर देता है फॉर अ सर्टेन प्राइस, जो भी उनके डिसाइडेड प्राइस होते हैं। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है, देखो, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट कर लेती हैं सेल के लिए। फॉर एन एग्जांपल, बायर है, एक सेलर है। बायर ने कहा ठीक है जी, मुझे 10 गुड्स चाहिए, कोई भी कमोडिटी हो, 10 गुड्स आप कोई भी अज्यूम कर लीजिए। जैसे हमें 10 टेलीविजन चाहिए, हम आपका ऑर्डर, अब मैंने टोकन मनी दे दिया 10,000, उसे टोकन मनी दे दिया किसे? सेलर को, और मैंने कहा मैं आपसे 15 तारीख के बाद ये 10 टीवी टेलीविजन उठा के ले जाऊंगा। तो वो चीज क्या हो गई? जहां हमारा दोनों पार्टी का, बायर एंड सेलर का एग्रीमेंट हो गया सेल का, तो वो चीज क्या होगी? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक, अब दोनों का डीप कंसेप्ट जब हम डिफरेंस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अ सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। हमारी सेल क्या होती है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होती है। और हमारी जो एग्रीमेंट टू सेल होती है वो क्या होती है? एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अब एग्जीक्यूटरी क्या होता है? जिसमें जो हमारा होली परफॉर्म नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा ये क्या है, इसमें हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए, बायर एंड सेलर दोनों पार्टी भाई एक सेल कर देती है, बायर परचेस कर लेते हैं, ले जाता है अपने घर, तो हो गया सेल। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट, ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली। हम शॉप पे गए, हमने कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड खरीदा, उन्होंने बेचा सेलर ने, मैं बाहर हो गया, मैंने परचेस करा, मैं घर आ गया। तो यहां जो ओनरशिप थी गुड की, वो क्या हो गई? इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, उस गुड की मालिकाना हक मेरा हो गया। बट यहां ओनरशिप कब होगी? फ्यूचर में ट्रांसफर, जब मैं वो 10 टीवी टेलीविजन अपने घर ले जाऊंगा 15 तारीख के बाद। क्लियर? ओनली एग्जिस्टिंग गुड आर सब्जेक्ट मैटर। जो भी एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, एक्सिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। तो ये डील करता है सेल हमारा एग्जिस्टिंग गुड में, एंड ये डील करता है फ्यूचर एंड कॉन्टीजेंट गुड्स में। जिन्हें नहीं देखी वीडियो, पहले जाके वीडियो देख लेना, टाइप्स ऑफ गुड्स की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी। बता देता हूं, फ्यूचर गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं फ्यूचर में, एंड कॉन्टीजेंट गुड्स के होते हैं जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग में डिपेंड होते हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन पॉसिबिलिटीज। A sale creates a right in rem and agreement to sell creates a right in personam। अब देखिए, right in rem में क्या होता है? जो पर्सन होता है उसके पास राइट होता है किस चीज का? एंटायर द वर्ल्ड। और इसमें कितना पर्सोनम में कि राइट अगेंस्ट अ सिंगल पर्सन। रिस्क पासेस विद ओनरशिप। जब हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, सेल हुई, हमने बायर को गुड दे दिया, तो अब जो उस गुड का रिस्क है, सब चीज इस पे हो गई भैया, हमारे बायर पे आ गई। बट यहां सेलर के पास ही क्या रहता है? रिस्क बियर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भैया? 10 टेलीविजन अभी लिए हुई हैं, अगर उसमें कोई भाई 10 में से 2 टेलीविजन टूट गए, तो कौन रिस्क बियर कर रहा है? सेलर। क्योंकि अभी बायर ने वो प्रोडक्ट, वो गुड, वो कमोडिटी अभी नहीं ली है। If the seller is unpaid, he can sue the buyer for the price। नॉर्मली आपको सिंपल, आप रीड आउट भी करोगे तो भी आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर सेलर अनपेड है तो वो किस पे केस कर सकता है? बायर पे केस कर सकता है, उस गुड की, उस कमोडिटी की प्राइस के लिए। इफ द बायर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर कैन sue। अगर बायर ने कहा भैया मुझे 10 टेलीविजन नहीं चाहिए, तो सेलर क्या कर सकता है? उस पर केस कर सकता है। इन अ सेल, इफ द सेलर मेक्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर कैन sue फॉर डैमेज। अगर सेलर ने क्या करा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो बायर क्या कर सकता है? अपने डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। किस पे? सेलर पे। द बायर कैन sue द सेलर फॉर अ डैमेज ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बायर यहां क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है सेलर पे। किस चीज के लिए? डैमेजेस के लिए। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने करा? सेलर ने करा। इफ द बायर बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया आफ्टर पेइंग द प्राइस, वो प्राइस दे चुका उस कमोडिटी के, तो वो किस चीज के लायबल होगा? वो उस गुड्स को लेने के लिए लायबल होगा। किसमें? सेल्स में। अगर सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, सेलर यहां बाउंड नहीं है कि वो सामने वाली जो पार्टी है, जो बायर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी वो नहीं है कि वो बाउंड नहीं है कि वो डिलीवर करे गुड्स को। इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर एज अ बायर। कि अभी हमारा जो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर का ऑफिशियल रिसीवर ऑफ अ बायर की राइट की वजह से वो क्या कर लेगा? उस गुड्स को ले लेगा। इफ सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है किसमें? एग्रीमेंट टू सेल में। आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, द बायर कैन क्लेम डिविडेंड फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। कि जो बायर है वो किसके लिए क्या होगा? वो क्लेम करेगा डिविडेंड किससे? फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, सेलर से। ठीक, होपफुली आपको सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कंसेप्ट
क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है विदाउट हेजिटेशन आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम2222 लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा। जो सेल्स ऑफ गुड्स का एक नॉर्मली एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डिफाइन सेल, और आप सेल कैसे डिफाइन है हमारा किससे, एग्रीमेंटल सेल से। मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।